ये है जहरीले रेडिएशन का असर। ये हाथ लंबे समय तक उच्च रेडिएशन के संपर्क में रहा। रेडिएशन की बीमारी से कई समस्याएं होती हैं। दौरा पड़ना, लगातार खून निकलना, जलना, त्वचा पर फफोले या फिर टूटी हुई बोन मैरो। फुकुशिमा में रिएक्टरों के बहुत करीब जाने वाले लोग ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। 10 साल पहले हुए हादसे के बाद यहाँ आज भी बहुत रेडिएशन है। अभी इस इलाके में लगभग 7,000 लोग काम करते हैं। वो इस क्षतिग्रस्त बिजली घर को स्थिर बनाने में जुटे हैं। रेडिएशन की वजह से उन्हें महीने में कुछ ही दिन यहाँ काम करने की अनुमति है। तो वो रिएक्टर ब्लॉक कैसे साफ किए जाएंगे जिनका मुख्य हिस्सा 11 मार्च 2011 को आए भूकंप और सुनामी के बाद पिघल गया था? जवाब है रोबोट। लेकिन सिर्फ उनसे काम नहीं बनेगा। रेडियोधर्मिता की वजह से कई रोबोट भी नष्ट हो चुके हैं। बिजली कंपनी टेप्को और टेक्नोलॉजी कंपनी तोशिबा 10 साल से ऐसे रोबोट तैयार कर रही हैं जो परमाणु पावर प्लांट को साफ करने में मदद कर सकते हैं। फुकुशिमा की सफाई को लेकर एक सवाल आज भी बना हुआ है, काम कहां से शुरू हो? रिएक्टर में हुए कई धमाकों में इमारतों के अलग अलग हिस्से ध्वस्त हो गए। टूटी दीवारें और सीढ़ियां, नष्ट हुए उपकरण। हर रिएक्टर की इमारत में स्थिति अलग है। लेकिन इतना साफ है कि हादसे के कारण रेडियोधर्मी पदार्थ प्रेशर वेसल से इमारतों में पहुंच गया था। यहीं पर सकूरा और रोजमेरी की जरूरत पड़ती है। इन दोनों रोबोट्स को 2015 में बनाया गया था। इनका काम बहुमंजिला इमारतों का निरीक्षण करना है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि कुछ फ्लोर्स पर बहुत ही पतली और खड़ी सीढ़ियां हैं। किसी रोबोट के लिए ये आसान नहीं है, लेकिन रोजमेरी और सकूरा को इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। रोजमेरी में गामा कैमरा लगा है, ऐसा कैमरा जो रेडियोधर्मिता को पहचान लेता है और उसे दिखा भी सकता है। आप यहाँ उसे रंगीन एरियाज में देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स एक वायरलेस सिस्टम के जरिए शेयर की गई हैं, लेकिन यहीं पर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन की इमारतों में बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है। वायरलेस सिग्नल शायद ही रिएक्टरों की कंक्रीट की मोटी दीवारों के आर पार जा पाते हैं। यहीं पर सकूरा काम आता है। ये रोबोट सिग्नल ट्रांसमीटर की तरह काम करता है और बाहर की दुनिया तक रिकॉर्डिंग्स भेजने में रोजमेरी की मदद करता है। वैसे सकूरा और रोजमेरी से पहले भी एक रोबोट काम पर लगाया गया था, स्कॉर्पियन। 2017 में फुकुशिमा के लिए बड़ी उम्मीद था। उसे आउटर कंटेनमेंट के उस बिंदु तक पहुंचना था जहां रेडियोधर्मी लावा प्रेशर वेसल से बाहर धकेला जा रहा था। 2011 में हुए हादसे के दौरान रिएक्टर 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गए थे और पिघलकर प्रेशर वेसल में जा गिरे। जापान की सरकार ने इस छोटे रोबोट में बहुत पैसा निवेश किया। इसे ये नाम इसकी बनावट से मिला। जिस कैमरे से उसे रिकॉर्डिंग करनी थी वो उसकी गतिमान बाह पर लगा था। ये बिच्छू की पूंछ की तरह उसके शरीर पर लटकती थी। महीनों तक इसके टेस्ट हुए। रोबोट का पतला होना जरूरी था ताकि वो प्रेशर चैम्बर तक पहुंच पाए। कंटेनमेंट वेसल में झांकने की अकेली संभावना थी कंक्रीट में 14 सेंटीमीटर चौड़ा छेद करना, जिसमें से होकर रोबोट अंदर जा सके। लेकिन यूनिट 2 में मिशन शुरू होने से पहले ही झटका लगा। जिस रोबोट को स्कॉर्पियन का रास्ता साफ करना था वो 1 हफ्ते पहले फेल हो गया। उसका कैमरा आधे रास्ते में ही बंद हो गया क्योंकि रेडियोधर्मिता बहुत ज्यादा थी। बहरहाल स्कॉर्पियन को काम शुरू करना ही था। सकूरा और रोजमेरी के विपरीत इसमें बिना केबल डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता था। इस रोबोट को बहुत अंदर तक रेंग कर जाना था, इसलिए उसके पीछे एक लंबी केबल चलती थी, इस उम्मीद में कि रिएक्टर के प्रेशर वेसल्स के नीचे रेडियोधर्मी कचरा मिलेगा जिसे भविष्य में निकाला जा सकेगा। काफी समय तक सब ठीक चलता रहा। स्कॉर्पियन की रिकॉर्डिंग बिना किसी समस्या के मिलती रही और वो रास्ता भी बनाता रहा। लेकिन फिर ये हुआ। अपने लक्ष्य से 3 मीटर दूर स्कॉर्पियन ने हार मान ली।
तब क्या हुआ था, ये आज तक नहीं पता चला। स्कॉर्पियन के नाकाम होने के बाद दूसरा समाधान ढूंढना था। उस समय रिसर्चरों ने यूनिट 2 को लेकर उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने अपना ध्यान यूनिट 3 पर लगाया, लेकिन इसमें एक बड़ी मुश्किल थी। जब 2011 में रिएक्टर में विस्फोट हुआ तो कंटेनमेंट वेसल में पानी भरा गया था ताकि उसके कोर को ठंडा किया जा सके और स्थिति ज्यादा ना बिगड़े। इस मिशन के लिए इतने छोटे रोबोट की जरूरत थी जो दीवार में 14 सेंटीमीटर के छेद के अंदर जा सके। उसे अपने साथ केबल भी ले जानी थी ताकि तस्वीरें भेज पाए और आपात स्थिति में वो तैर भी सके। काम आसान नहीं था, लेकिन जापानी इंजीनियरों ने एक हल खोजा, लिटिल सनफिश। स्कॉर्पियन की तैनाती नाकाम होने के बाद उन्हें एक कारगर समाधान चाहिए था। उन्होंने महीनों तक लिटिल सनफिश को टेस्ट किया, लैब में पूल बनाकर उसे तैराया, कैमरों से लैस किया, उसमें एक मिनी प्रोपेलर भी लगाया जो उसे और उसकी केबल को अंधेरे में भी चला सकता था। पहले दिन जो भी मटेरियल मिला वो इस्तेमाल के लायक नहीं था। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार था। लिटिल सनफिश अपने मिशन के दूसरे दिन आउटर कंटेनमेंट की सतह पर मोम जैसी चीज से टकराया। रेडियो एक्टिव कोर पिघलकर यहां फ्लोर पर जमा हो गया था। सकूरा, रोजमेरी, स्कॉर्पियन, लिटिल सनफिश, उनके पहले और बाद में भी रोबोट फुकुशिमा के खंडहरों को समझने और उनकी मरम्मत में मददगार रहे हैं। बीते 10 साल में उन्हें रेडियो एक्टिविटी का पता लगाना था। अब हम जानते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी है और कहाँ रेडियोधर्मी कचरा मिल सकता है। कई रोबोट टेस्ट किए जा रहे हैं। आने वाले सालों में उम्मीद है कि वो फुकुशिमा को रेडियो एक्टिव कचरे से साफ कर देंगे।